दो टाइप की इंश्योरेंसें होती हैं, एक होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होती है फुल कवरेज प्रीमियम इंश्योरेंस। अब जो आप ब्रांड न्यू गाड़ीज लेते हो 30,000, 35,000, 40,000, उनकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो ही नहीं सकती, उनकी फुल कवरेज ही करानी पड़ती है। तो उस फुल कवरेज में क्या होता है, आपका सब कुछ कवर्ड है। आप जिस बंदे से गाड़ी उठवा रहे हो, है ना, आप उनसे पूछो भाई मेरी गाड़ी कहाँ पर जाएगी, मुझे आपको पॉकेट से कुछ पे करना है या नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूछो। हाँ, आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है भाई, आप 10,000 महीने का कमा रहे हो, अब जी वैगन निकलवाओ, बहुत रोड पे चलती हुई भी अच्छी लगती है। अब बैंक बैलेंस पड़ा है आपके अकाउंट में $2, $100, $200, गाड़ी चला रहे हो आप चार्जर चैलेंजर, तो वो चीज़ आदमी को अंदर से भी खुद को जीने नहीं देती। तो सबसे पहली चीज़ आप ये करिए, अगर किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले चेक करिए कोई बंदा इंजर्ड है कि नहीं। सबसे फर्स्ट चीज़ आपको ये करनी है जी। आपने चेक करा, ओके कोई इंजर्ड नहीं है, ना आपकी गाड़ी में ना अगली गाड़ी में, ओके। अगर कोई इंजर्ड है देन कॉल द एम्बुलेंस, यू कैन कॉल 911। कि काफ़ी बंदे जो अपने ही बंदे हैं वो अवॉइड करते हैं इंश्योरेंस लेना। अच्छा सर, उसका इम्पैक्ट उस बंदे को पता भी नहीं है, उसकी लाइफ के ऊपर कितने सालों तक रहेगा, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर बिना इंश्योरेंस की गाड़ी किसी गाड़ी को हिट कर देती है ना सर, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा बंदा। कनाडा में कभी भी आप रोड पे अगर जाते हो तो आपने जरूर देखा होगा कि लोगों की गाड़ियां ठुकी हुई हैं। कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत कुछ लोगों की जिंदगी के साथ हो जाता है। पर उन कार्स का बाद में क्या होता है? अगर आपकी या आपके किसी जानने वाले की कभी कार टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए कनाडा में, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है या क्या सही प्रोसेस है जो इसको फॉलो करना चाहिए, चाहे आप कनाडा में हैं या फिर आप कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया इन जैसी कंट्रीज में मूव होते हैं ना, तो ग्लोबल देसी के जो मेंबर्स हैं फैमिली के, तो उनके साथ कहीं ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होता है। तो टोइंग इंडस्ट्री की असलियत क्या है, क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सफर ना करो, तो उसके लिए आज हमारे साथ बात कर रहे हैं अप्रूव्ड टोइंग से विशाल राणा। और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इस एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो शायद मुझे भी नहीं पता। मुझे भी एक मौका मिलेगा कि कुछ और चीजें एक्सप्लोर करने का कि टोइंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है और किस तरह आपका नुकसान होने से बच सकता है। सो विशाल, थैंक यू सो मच आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच जॉनी भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो विशाल, आप टोइंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये बात जैसे हम एपिसोड से पहले भी कर रहे थे कि जब किसी की गाड़ी कनाडा में हाईवे पे किसी के साथ टकरा जाए या सिटी में एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या प्रोसेस होता है, क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले इट्स लाइक एक्सीडेंट, एक कभी भी हो सकता है। सो हर बंदे को नॉलेज नहीं होती। सो सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी का कोलिजन होता है किसी भी व्हीकल के साथ, मल्टी व्हीकल कोलिजन हो सकता है या सिंगल कार, आपकी गाड़ी ट्री से हिट कर सकती है, कुछ भी। सो सबसे पहली चीज़ आप ये करिए, अगर किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले चेक करिए कोई बंदा इंजर्ड है कि नहीं। सबसे फर्स्ट चीज़ आपको ये करनी है जी। आपने चेक करा, ओके कोई इंजर्ड नहीं है, ना आपकी गाड़ी में ना अगली गाड़ी में, ओके। अगर कोई इंजर्ड है देन कॉल द एम्बुलेंस, you can call 911 that time. If you will not call 911, if injured, it's not a good thing, right? अगर कोई भी injured नहीं है, second step, be patient, have patience, change the information. आपको अगली गाड़ी की ओनरशिप, अगला बंदा जो ड्राइव कर रहा था उसका लाइसेंस एंड इंश्योरेंस अगले बंदे की भी लेनी है और आपको अपनी भी देनी है। उसके बाद अब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, राइट अवे टो ट्रक्स ऑन द सीन आ जाते हैं, बिकॉज हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है इट्स एन एक्सीडेंट, बिकॉज हम फिर ट्रैफिक जैम हो जाता है। सो हम ज़्यादा टाइम तक वो एक्सीडेंट वहाँ पे स्टे नहीं कर सकता, इट्स अ रूल। सो हम आ जाते हैं, देन वी टो योर कार। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा विशाल कि यार यहाँ पे मैंने देखा कि जब एक्सीडेंट होता है तो फटाक से टोइंग वाले आ जाते हैं, तो टोइंग वालों को कैसे पता चलता है कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया है? जी बिल्कुल, हमें ऐसे पता लगता है, जो रोड के ऊपर बाकी गाड़ियाँ जा रही हैं ना सर जी, वो हमें कॉल करती हैं जी कि सर देयर इज़ एन एक्सीडेंट, वहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। सो हमें एक वहाँ से भी पता लगता है और काफ़ी बार पुलिस भी इन्फॉर्म करती है जी। पुलिस भी हमें स्कैनर्स पे इन्फॉर्म करती है कि वहाँ पे एक्सीडेंट है। सो तब हम आते हैं वहाँ पे, जो नियरेस्ट टोइंग कंपनी, जो भी नियरेस्ट टो ट्रक होगा आप उस गाड़ी के एरिया में आसपास में, वो ट्रक आके आपको अप्रोच करेगा जी। तो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसकी चॉइस होती है कि वो अपनी गाड़ी उस टोइंग कंपनी से टो करवाए या ना? सर बिल्कुल चॉइस होती है उसके पास। अच्छा, उसके पास चॉइस होती है। अगर उसके पास खुद का ड्राइवर है, उसका नोन है बंदा, तो वही आके उसकी गाड़ी उठाएगा।
उसके कंसेंट के बिना कोई भी टो ट्रक ड्राइवर उसकी गाड़ी ऐसे नहीं उठाता है नॉर्मली। अच्छा जी, नहीं उठा उठाता। नहीं सकते वो। अगर उसके पास बंदा ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, मान लो कि वो बंदा किसी को टो ट्रक वाले को जानता है जी, अगर वो कहीं बाहर है, वो नहीं आ पा रहा बिल्कुल। है जल्दी टाइम के अंदर, बिकॉज वो एक एक्सीडेंट है, ज़्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं कर सकते उसको, बिल्कुल। पुलिस आके खुद ही उठवा देती है, राइट। एक थोड़ा सा टाइम होता है, सर्टेन टाइम, अगर उस टाइम पीरियड के बीच में उनका बंदा आ जाता है, उठा लेता है तो ओके है, वरना फिर जो ट्रक पहले लगता है उसी को गाड़ी उठानी पड़ती है। जी। तो उस केस में क्या, अगर किसी की कार का कोलिजन होता है तो आपको लगता है कि कोलिजन वालों के भी नंबर्स रखने चाहिए अपने पास, या ये है कि ऑटोमेटिकली जो वहां पे अवेलेबल होगा वो अपने आप आ जाएगा? सर अगर आप किसी को जानते हो, जी, आपका कोई ट्रस्टवर्दी बंदा है, उसका नंबर है तो ओके है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको गाड़ी वहीं से उठवानी पड़ेगी, कोई भी बंदा है। अगर आप जानते हो तो आप उसका नंबर फ़ोन में रखिए, एनी टाइम आपको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसका नाम ही एक एक्सीडेंट है, इट कैन बी, वो सडन हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो आपको, आप किसी को बंदे को जानते हो, आपका ट्रस्टवर्दी बंदा है, तो आप उसका नंबर फ़ोन में सेव रखिए, है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं है देन आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस आके खुद ही सीन के ऊपर से आपकी गाड़ी उठवा देती है। इस केस में एक और चीज आती है दिमाग में कि यार अगर वो टोइंग वाले उठा के आपकी गाड़ी ले जाते हैं तो फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है? सर यहाँ पे ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। अब मेरा मेन कंसर्न यही है कि अब कितने सारे बंदे हैं रोड पे, गाड़ियां चलते हैं ना, कभी आज तक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं हुए, वो सडन से एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाएं, वो पैनिक कर जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि यार आगे का स्टेप क्या है। उस टाइम पे जो उनके सामने सीन, एक्सीडेंट सीन के ऊपर आगे, उनके लिए भगवान है। जी बिल्कुल, है ना। पर यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज काम आती, लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है उनकी, जो कि ठीक नहीं है। सबसे पहले आप नॉलेज रखो, आप जिस बंदे से गाड़ी उठवा रहे हो, है ना, आप उनसे पूछो भाई मेरी गाड़ी कहाँ पर जाएगी, मेरे को आपसे पॉकेट को, मुझे आपको पॉकेट से कुछ पे करना है या नहीं करना है, पूछो। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछो, ठीक है, मेरी गाड़ी कहाँ जाएगी भाई, मेरे को बताओ, पेपर वर्क आप कर रहे हो, आप पढ़ो भाई, ओके क्या हो रहा है ना। अगर आपके पास वो चीज़ें होंगी ठीक है, ओके। अगर अगला ही बंदा सब कुछ करके जा रहा है, आपको नॉलेज नहीं है, फिर आपका कंप्लेंट करने का हक नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले ही पूछोगे नहीं बंदे से कि भाई नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मेरी गाड़ी का, है ना, मेरी इंश्योरेंस ये है, मेरे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, मेरे पास फुल कवरेज इंश्योरेंस है, आगे का प्रोसेस क्या है ना। अगले बंदे को भी पता लगेगा, टो ट्रक ड्राइवर को जो गाड़ी उठा रहा है, कि हाँ भाई मुझे इसकी गाड़ी उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। अगले बंदे को भी ओके, अगले बंदे की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी है, उसकी गाड़ी एट फॉल्ट पे लगी है, तो ओके इंश्योरेंस इज नॉट गोना कवर्ड, इंश्योरेंस कवर ही नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर अगर इस ऐसे केस में जब वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं तो वो गाड़ी उसी कंडीशन में वेट करवाते हैं टोइंग कंपनी, या उसको रिपेयर करवाते हैं, क्या होता है? ओके, जिस कंडीशन में गाड़ी है, हाँ। उसी कंडीशन में गाड़ी जाती है, टोइंग कंपनी के पास ही जाती है जी, कंसेंट फॉर्म कस्टमर साइन करता है, उसकी परमिशन के साथ गाड़ी जाती है यार्ड के अंदर जी, ओके। वो गाड़ी उसी फॉर्मेट में खड़ी रहेगी। उसके बाद इंश्योरेंस अपने बंदे भेजती है, अप्रेजर्स भेजती है, वो गाड़ी को अप्रेज करके जाते हैं। नेक्स्ट डिसीजन देन इंश्योरेंस करती है गाड़ी को अप्रेज। तो फिर उसके बाद अगर लेट्स से कि ऐसे भी होता है, क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसा सुना है कि कई केस में ये होता है कि यार वो टोइंग कंपनी टो करके गाड़ी ले गई और 2 दिन तक उसका पता ही कोई नहीं है, या फिर वो कहते कि वेट करो अभी तक आप ले नहीं सकते। तो ऐसी चीजें क्यों करते हैं टोइंग कंपनी वाले? सर सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। सबसे पहली बात, कुछ बंदे होते हैं वो कर देते हैं गड़बड़, है ना, वो बंदे को वेट करा लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लोगों को वेट कर। समटाइम्स लोगों का बेनिफिट होता है सर जी, उनमें, राइट, अब स्टोरेज मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो समटाइम्स वो बंदे कर देते हैं। अब सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती जी, है ना। अब मेरा मेन मकसद इस फील्ड में सच बताऊं आने का, मेरा ये था कि मैं अवेयर करूं, एक तो हर एक बंदे को नॉलेजेबल करूं कि भाई ये चीज़ें ऐसे वर्कआउट नहीं करती। काफ़ी बंदे अच्छे होते हैं सर इस इंडस्ट्री में, ये बात नहीं है, काफ़ी बंदों के मन के अंदर भ्रम है कि यार नहीं, एक बंदे ने मेरे साथ गलत किया तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। अच्छा, 10% 20% आप हर एक इंडस्ट्री में चले जाओ, कोई ना कोई बंदा ऐसा खराब मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री खराब है, काफ़ी बंदे हेल्प करते हैं सर। अब हमारे पास एवरी मंथ के सर मैं आपको बता नहीं सकता कितनी कॉल्स आती है, जितने स्टूडेंट्स भी हैं, हर एक बंदा है कॉल करता है, और ये सिर्फ हम ही नहीं है, काफ़ी बंदों के पास ऐसे जाती है। तो अब उस चीज़ को अवॉइड कैसे करे बंदा, उस चीज़ को अवॉइड करने का मेन कैसे कर सकते हैं, आप उस बंदे का कार्ड लो ना, आप उसका विजिटिंग कार्ड लो, उस बंदे का फ़ोन नंबर लो। आपको कैसे नहीं पता होगा आपकी गाड़ी कहाँ पर जा रही है, आप बंदे को बोलो कि ओके भाई मेरी गाड़ी आप कहाँ पर लेके जा रहे हो, वो आपको एड्रेस देगा इस गाड़ी, आप जाओ अपनी गाड़ी चेक करके आओ भाई, आपके पास अगली कंपनी की इन्फॉर्मेशन है। सो आपकी गाड़ी ऐसे कैसे मिसप्लेस हो सकती है? आप इन्फॉर्मेशन लो, आप अपनी राइट वे बंदे का कार्ड लो, कंपनी का नंबर लो,
कैसे हो जाएगा? अब टोइंग कंपनी की नॉलेज रखते हो आप, आपकी अपनी टोइंग की कंपनी, आपकी फैमिली बिजनेस है, तो आपके हिसाब से कौन सी चीजें हैं जो लोग गलत करते हैं या मिस आउट कर देते हैं जो उनको ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहले अब काफ़ी बंदे पुरानी गाड़ियाँ लेते हैं, वो उनके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं। सो जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी का कोलिजन व्हीकल होता है, अगर आप उसमें एट फॉल्ट होते हैं तो इंश्योरेंस आपको कवर नहीं करती, चाहे आपकी गाड़ी 10,000 की हो, 20,000 की हो, चाहे 3,000 की हो। आपको वो केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, वो आपको रिपेयर खुद से करानी है अगर आपकी गलती की वजह से कोलिजन होता है। अगर आप नोट एट फॉल्ट हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्योंकि वो सस्ती होती है, अगर आप नोट एट फॉल्ट हैं तब इंश्योरेंस उसको कवर करती है। अगर आप एट फॉल्ट पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की गाड़ी किसी से कोलिजन होगी, तो अगर आप वो गाड़ी टो करवा लेते हो आपकी गलती की वजह से, तो इंश्योरेंस ना तो उस टो का पे करेगी, वो कुछ नहीं पे करेगी। आप द कस्टमर अपने ऊपर ही है उस गाड़ी के ऊपर। तो कस्टमर को टो के पैसे पे करने पड़ते हैं सर, को ही करने पड़ते रिपेयर के पे करने पड़ेंगे, वो सारे के सारा अब सर खर्चा मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ सर, ये मेरे साथ लास्ट वीक की बात है। मेरे पास फ़ोन आया जी रात को कि भाई ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं पहुंचा उधर ही। तो मैं पहुंचा, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके, अब हमें आइडिया हो जाता है सर, अब हम एवरीडे एक्सीडेंट सीन के ऊपर देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है, क्योंकि ये गाड़ी कंफर्म नहीं बोल सकते, आइडिया हो जाता है ओके ये गाड़ी एट फॉल्ट पे है, ये गाड़ी नोट एट फॉल्ट पे है, हमें आइडिया हो जाता है उस चीज़ से। तो उसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थी, मैंने उसको बता दिया कि भाई अगर हम तेरी गाड़ी को टो करेंगे राइट, तो तेरे ये चार्जेस लगेंगे, और इंश्योरेंस वो चीज़ पे नहीं करेगी। उसकी गाड़ी सर ख़त्म थी, अच्छा जी, मोस्ट प्रोबेबली राइड ऑफ थी वो गाड़ी, रिपेयरेबल भी नहीं थी। तो उस गाड़ी को उठा के लेके जाना, अगर मैं उसको लेके जाता तो उसके बाद का जो खर्चा होता ना सर, वो इंश्योरेंस मना कर देती, हमें पता था। तो वो चीज़ मैंने कस्टमर को पहले ही बता दी कि भाई इंश्योरेंस नहीं देगी, ये तुम्हें जेब से भरना पड़ेगा। अब मैंने उसको उसका अल्टरनेटिव बताया, अब तू क्या कर सकता है, उसको सिर्फ टो करवा के उसको आप अपने घर खड़ी कर लो जी, है ना, उसको कर लो, क्योंकि वो एट फॉल्ट पे है, वो गाड़ी स्क्रैप है, वो $300-400 मिलेंगे अब उस गाड़ी के, वो रिपेयरेबल भी नहीं है। अगर वही गाड़ी कोई टो वाला बंदा उठा के ले जाए, अपने यार्ड में ले जाए, कुछ कर जाए, उसके जो स्टोरेज के चार्जेस हैं, टो के चार्जेस हैं, वो थाउजेंड्स में बिल बनेगा। अच्छा जी, अब वो पॉकेट से कैसे पे करेगा? अब मैंने उसको पहले ही वो चीज़ क्लियर कर दी, मैं क्या भाई ये नहीं देने, एक तेरे पॉकेट पे खर्चा आने वाला है, बिल्कुल, तो मैं टो करूँगा, तू नहीं वो बियर कर पाएगा वो खर्चा, तो इसको चुपचाप उठवा, नॉर्मल एक टोक को लगवा, अपने घर पे रुकवा गाड़ी को, कल स्क्रैप वाले को फ़ोन कर, गाड़ी को इंश्योरेंस को पहले इन्फॉर्म कर कि ऐसे ऐसे करके हो गया। इंश्योरेंस आएगी, ये प्रेस करेगी, या कि तेरी बॉडी शॉप है, बॉडी शॉप पे लगवा गाड़ी को, प्रेस करिए, वो बता देंगे कि ओके इट्स राइड ऑफ, या रिपेयर है तो रिपेयर है, तो उसको स्क्रैप कराओ। स्क्रैप वही $200-300 जो भी मार्केट का रेट चलता है उस हिसाब से वो गाड़ी स्क्रैप हो जाती है। सो वो चीज़ हमेशा याद रखो, आपके पास कवरेज क्या है, कवर्ड क्या क्या चीजें हैं आपकी गाड़ी की, किस किस तरह की इंश्योरेंस होती है। जब लोग कोई स्पेशली यूज्ड कार लेते हैं उनको तो पता भी नहीं होता कई बार कि हाँ जो मिल रही है, जो सस्ती मिल रही है वो इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो इंश्योरेंस की वैसे क्या डिफरेंस है, लाइक किस किस तरह की इंश्योरेंस कनाडा में होती है? ओके, अभी ओके इंफॉर्मेशन, इसकी बेस्ट इंफॉर्मेशन एक चीज़ ये है, दो टाइप की इंश्योरेंसें होती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां हज़ारों हैं, सबके फॉर्मेट्स भी सेम है, वो कोई मैटर नहीं करता। एक होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होती है फुल कवरेज प्रीमियम इंश्योरेंस। अब जो आप ब्रांड न्यू गाड़ीज लेते हो 30,000, 35,000, 40,000, उनकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो ही नहीं सकती, उनकी फुल कवरेज ही करानी पड़ती है। तो उस फुल कवरेज में क्या होता है, आपका सब कुछ कवर्ड है, आपका कोलिजन होता है, आपकी रेंटल कवर्ड है, आपकी रिपेयर कवर्ड है, आपकी लॉस ऑफ कार कवर्ड है, एवरीथिंग कवर्ड है आपके उसके अंदर। अब जब दूसरी चीज़ सस्ती गाड़ियाँ 5,000, 6,000, 7,000, अब लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं इसकी थर्ड पार्टी करा लेता हूँ, सस्ती आ रही है, वैसे भी पुरानी गाड़ी है, करना भी यही चाहिए लोगों को जी। क्योंकि एक 3,000 की गाड़ी एक आदमी लेगा और उसके हर महीने 600-700 फुल कवरेज इंश्योरेंस भरेगा, मेरे हिसाब से वो भी वर्थ नहीं है। बिल्कुल, वो तब वर्थ है अगर आपके पास एक एक्सपेंसिव कार है, जो चीज़ें आपकी गाड़ी कवर कर ले, इंश्योरेंस आपकी गाड़ी कवर कर ले। थर्ड पार्टी की अगर कवर ही नहीं करेगी तो के बंदे को ज़्यादा दुख भी नहीं आएगा, हाँ चल मैंने 3,000 की गाड़ी ली थी, मैं 200 इंश्योरेंस भरता था, हो गया चल, बंदा माइंड नहीं करता उस चीज़ को। बिल्कुल, सो ये दो चीज़ें इंश्योरेंस की होती है। अगर आपकी गाड़ी एक्सपेंसिव है मेरे भाई, 10,000 से ऊपर की इंश्योरेंस है तो आप फुल कवरेज, 10,000 की गाड़ी है तो आप उसकी फुल कवरेज लो। गाड़ी सस्ती है 3,000 की या 4,000 की, ओके यू कैन गो विद अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। आई एम रियली हैप्पी कि यू नो आज हम ये एपिसोड कवर कर रहे हैं। तो ये जो गाड़ियां, ये तो कोलिजन की बात हुई है, राइट? जो
प्रोटेक्शन का जीटीए में क्या सीन है? आपको क्या लगता है कि इतनी गाड़ियां यार वैसे ही गायब हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, तो एक नया बंदा जो चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्कर है, नया आ रहा है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए, या कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत आती है तो कोई सिस्टम है? तो आपको लगता है कि इस मामले में? सर इस चीज़ का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम किसी को नहीं पता उसकी गाड़ी कब चोरी हो जाए ब्रैम्पटन में, जी, है ना, किसी भी एरिया में हो जाए, लंदन हो जाए, कहीं पे भी हो जाए। वो अब बंदा उसके अंदर एयर टैग रख सकता है जी, है ना, एयर टैग रख सकता है। आपकी गाड़ी अगर कोई चोरी कर लेता है तो सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप अपनी बिल्कुल। इंश्योरेंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। जी, जी, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई गाड़ी प्रोटेक्शन का यही है, अगर आप एयर टैग रख लोगे अपने अपने उसमें गाड़ी में, वेल एंड गुड है। बट चोरों को सब कुछ पता होता है, वो सबसे पहले एयर टैग ही निकालते हैं वो लोग, बिल्कुल। वरना फिर अगर क्योंकि हर बंदा एयर टैग डाल के रखता है गाड़ी में तो लोगों को गाड़ी की इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाती। बिल्कुल। आई डोंट नो क्या होता है उनके पास, क्या नहीं होता। आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, चोरी भी इंश्योरेंस कवर कर देती है, बिल्कुल, है ना। तो इंश्योरेंस होती ही चीज़ के लिए, उस तरह की इंश्योरेंस होनी चाहिए जो थेफ्ट को जो थेफ्ट भी कवर्ड करे, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप जीटी एरिया में रह रहे हैं मेरे भाई, तो आपको पक्का थेफ्ट वाली वो आपके अंदर कवर्ड होनी ही चाहिए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ग्रेटर टोरंटो एरिया की पसंद है, और ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जीटीए की पसंद नहीं है? सर मैं सही बताऊं, मेरे को तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पसंद ही हैं। वो अच्छा एक कहावत होती है सर, एक बंदा कोई जीटी एरिया में रह ले तो ब्रैम्पटन की मछली बाहर जिंदा नहीं रह पाती। तो एक ऐसी कहावत है। तो मुझे तो सर जीटी एरिया बहुत पसंद है। मेरे सभी दोस्त हैं, हर एक रिलीजन में, हर एक कल्चर के मेरे दोस्त हैं, मेरे गोरे भी दोस्त हैं, हर एक बंदे मेरे दोस्त हैं। सो एक चीज़ है जो मैं कहूँगा कि काफ़ी बंदे जो अपने ही बंदे हैं वो अवॉइड करते हैं इंश्योरेंस लेना। अच्छा जी। वो इंश्योरेंस लेना अवॉइड करते हैं। वो बिना इंश्योरेंस के गाड़ी जीटी एरिया में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा आपको कि बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चला लेते हैं। सर उसका इम्पैक्ट उस बंदे को पता भी नहीं है, उसकी लाइफ के ऊपर कितने सालों तक रहेगा। बिल्कुल। वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर बिना इंश्योरेंस की गाड़ी किसी गाड़ी को हिट कर देती है ना सर, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा बंदा। किस तरह? अब अगली बंदे के पास इंश्योरेंस है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, और आपने गाड़ी मारी, ये बेसिकली पुलिस आएगी, आपके पास चार्जेस भी लगेंगे, आपकी गाड़ी भी सस्पेंड होगी, लाइसेंस सस्पेंड होगा। अब अगली गाड़ी के ऊपर जो खर्चा आया, अगला बंदा अगर इंजर्ड निकला उसमें, जो गाड़ी पे खर्चा आया, वो आपको सू कर सकता है सर। बिल्कुल। अब कनाडा जैसे कंट्री के अंदर सू होना, कोर्ट में पेश होना, अब सपोज करो अगले की इंश्योरेंस ने उसको $1,00,000 का सू कर दिया, जी बिल्कुल, क्योंकि भाई हमारा बंदा तो इंश्योर्ड था, अगली गाड़ी पे इंश्योरेंस नहीं है, तो अगला बंदा बाय रूल अगला बंदा गलत है। इसीलिए पुलिस वाले टिकट देते हैं इंश्योरेंस की वजह से, अगर इंश्योरेंस नहीं है। बिल्कुल सर, वो तो ये लगाओ, अगर पुलिस पकड़ लेती है बिना इंश्योरेंस के तो आपकी गाड़ी को इंपाउंड करती है, जी बिल्कुल, लाइसेंस सस्पेंड करती है। वो तो कुछ भी चीज़ नहीं है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, अगर आप सोचो बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए किसी गाड़ी से, तो अगली गाड़ी का खर्चा है वो कौन देगा? बिल्कुल, वो तो भला बंदा वही देगा। अगर वो पैसे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो उसको इंश्योरेंस सू कर देगी, बिल्कुल। या अगला बंदा सू करेगा कोर्ट में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होगी, नंबर प्लेट होगी, उसके बाद सब कुछ होगी। सो जो भी दोस्त नए आ रहे हैं इस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा, वो गाड़ियां ले रहे हैं, सो एक दो चीजें ऐसी विशाल जो आप उनके साथ शेयर करो कि यार अगर आप यूएस, कनाडा, यूके कहीं पे मूव हो रहे हो, नए गए हो, गाड़ी ले रहे हो, तो भाई ये जरूर चीज याद रखना। जो इज देयर एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज है जो उनके साथ शेयर करना? सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा जोनी भाई, अब हमारे बंदे आते हैं हर कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा आते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो सबसे पहले फोकस करते हैं कोई ब्रांड न्यू गाड़ी लेने पे, बिल्कुल, है ना सर। अब हम देखते हैं कोई मस्टैंग निकलवा के ला रहा है, कोई चार्जर, कोई चैलेंजर। मेरी तरफ से आप जी वैगन निकलवाओ, कुछ भी लो, जब तक आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है ना मेरे भाई, जब तक आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है आप तब तक वो चीज़ें लो। अब काफ़ी सारे बंदे देखते हैं सर, वो नए नए आते हैं, चाव में जॉब लग जाती है, एक जी 25-3 हज़ार की जॉब लग जाती है, 2500-3 हज़ार की, वो आते मस्टैंग निकलवाते हैं, बिल्कुल, मस्टैंग चलाने चले। मेरे भी अंदर एक कीड़ा था, वो टाइम आते आते मेरी थिंकिंग चेंज हो गई, जब जैसे जैसे लोगों को देखा। बैक होम इंडिया से भी मंगवा के किस्तें भरते हैं। आपके पास भाई पैसा है, आप लो, गाड़ियाँ लो, क्योंकि फिर वो जो चीज़ सफ़र करोगे ना आप बाद में, क्योंकि आधा यहाँ पे नॉर्मल पे कनाडा के अंदर $3,000 है मंथली, आप 3,028 मैक्स इतना ही कमाते हो ऑन एन एवरेज, अगर आप फुल टाइम हो। अब आप मस्टैंग जैसी गाड़ी फ्यूल के साथ 2,000 वही ले जाती है, बिल्कुल। तो आप मेंटली सफ़र ना करो अपनी गाड़ी की वजह से, कि आपको रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं कोई सस्ती गाड़ी ले लेता। बिल्कुल। तो
वो चीज़ अवॉइड करो। पहले आप भाई अपने आप को पहले मेंटली फाइनेंशियली स्टेबल करो। इन जैसी कंट्री के अंदर पहले स्टेबल करो। हाँ, आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है भाई, आप 10,000 महीने का कमा रहे हो, अब जी वैगन निकलवाओ, बहुत रोड पे चलती हुई भी अच्छी लगती है। अब बैंक बैलेंस पड़ा है आपके अकाउंट में $2, $100, $200, गाड़ी चला रहे हो आप चार्जर चैलेंजर, तो वो चीज़ आदमी को अंदर से भी खुद को जीने नहीं देती। बिल्कुल, तो वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो विशाल एक चीज और है कि स्पेशली जीटीए में, ब्रैम्पटन में इंश्योरेंस काफी हाई है, तो इसका क्या रीजन है, क्यों इंश्योरेंस हाई है ब्रैम्पटन में? जॉनी भाई, इसका सबसे मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब जीटीए एरिया में क्या क्या सिटीज़ आती हैं, ब्रैम्पटन आती है, मिसिसागा आते हैं ये सब जी। अब इंडिया से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते किस सिटी के अंदर हैं ये बताइए आप? ब्रैम्पटन के अंदर आते हैं। ब्रैम्पटन या सरी, दूसरे प्रोविंस वैंकूवर उस साइड में जाते हैं, या फिर ब्रैम्पटन के अंदर स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब जो इंश्योरेंस हाई होती है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर मैटर करती है। एक, आप जिस सिटी में रह रहे हो उसकी पॉपुलेशन, एक आपकी एज फैक्टर है ना, सेकंड आपका एक्सपीरियंस, एंड फोर्थ आपका रिकॉर्ड कैसा है लाइसेंस के ऊपर। अब मेनली स्टूडेंट्स आते हैं ब्रैम्पटन के अंदर। एक स्टूडेंट की मेनली एज क्या होती है? 20, 21, 22, इट्स टू यंग। अब 20 साल 22 साल वाला स्टूडेंट आता है, वो गाड़ी निकलवाता है मसल कार जी, लाइक चैलेंजर ले लो आप, और उसके पास एक्सपीरियंस 1 साल का है या 2 साल का है, रह वो ब्रैम्पटन एरिया के अंदर रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एंड ही इज़ यंग, तो उसकी इंश्योरेंस हाई क्यों नहीं आएगी? अगर आप $60,000 की गाड़ी निकलवा रहे हो एजेंसी में से, तो आप $60,000 की इंश्योरेंस क्या एक्सेप्ट करते हो? आप कितनी आएगी? 200 आएगी? नहीं आएगी भाई, वो वही आएगी 700 800 आएगी आपके पास। अब जो बंदा निकलवा रहा है गाड़ी, उसकी एज 22 साल की है, उसके पास एक्सपीरियंस 1 साल का है ना, ही इज़ अ स्टूडेंट, उसके पास 4 स्पीडिंग टिकटें हैं, एक एक्सीडेंट रिकॉर्ड पे है, आप अपनी इंश्योरेंस सस्ती कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे उस फैक्टर में? अब आप दूसरे फैक्टर पे ले लो, ब्रैम्पटन एरिया के एक बंदा ब्रैम्पटन के अंदर ही एक बंदा रह रहा है, उसके पास 7 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, कोई स्पीडिंग टिकट नहीं है, रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, गाड़ी चला रहा है नॉर्मल 30,000 35,000 की गाड़ी, तो उसकी $250-300 इंश्योरेंस क्यों नहीं आएगी? आती है सर, मेरे पास दोस्त है मेरे जी जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी सस्ती भी आती है। अब ये एक हुआ है कि ब्रैम्पटन के अंदर इंश्योरेंस हाई आती है। ब्रैम्पटन के अंदर इंश्योरेंस हाई इसलिए आती है क्योंकि मेनली यहाँ पर बंदे स्टूडेंट्स हैं, यंग एज के हैं, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, वही लोग गाड़ियाँ ज़्यादा निकलवाते हैं, मसल कार निकलवाते हैं। मसल कार है तो आप स्पीडिंग भी करोगे, उस गाड़ी के ऊपर स्पीडिंग करोगे, टिकट भी मिलेगी। अब इंश्योरेंस कंपनी स्पीडिंग टिकट सब कुछ इवैल्यूएट करती है, उनके पास आपका सब रिकॉर्ड होता है, आपके पास कितने डीमेरिट्स पॉइंट्स हैं, आपके पास कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं पास्ट में, तो उन सब चीज़ों को एनालाइज करके इंश्योरेंस के रेट हाई होते हैं, कम होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और यार ये जो सीए की सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में लोग कहते हैं कि हाँ, अगर हम ये सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो उससे हमारे इतने टोइंग्स फ्री हो जाएंगे अगर कभी कुछ हो भी तो वो कहते हैं टोइंग वालों को क्यों पैसा देना, हम सीए की सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। उसके बारे में क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये मेरे को भी ना काफी बंदों ने बोला है कि भाई हम टो क्यों करवाएं, हमारे पास सीए की मेंबरशिप है, हम $100-200 देते हैं, साल की 5 टोइंग फ्री है जी, बहुत बढ़िया है, आप लो वो टोइंग भी लो। अब मैं बात करूं हमारा एक्सीडेंट्स का, एक सिटी के अंदर एक मेन इंटरसेक्शन के ऊपर एक किसी गाड़ी का सेंटर के कोलिजन हुआ है, आपकी गाड़ी खिलरी पड़ी है, दोनों गाड़ियां ऑन रोड, कोई किसी का मिरर कहीं पे पड़ा है, किसी का डोर कहीं पे पड़ा है, ओके, उस टाइम आप सीए को फ़ोन करोगे, सीए आने में बहुत टाइम लेती है सर, कई बार 2 घंटे भी ले लेते हैं, 3 घंटे भी ले लेते हैं। सीए के पास ईटीए देती है सीए 40 मिनट, ओके 50 मिनट, 1 घंटा, क्या तब तक आपकी गाड़ी उसी इंटरसेक्शन के ऊपर खड़ी रहेगी? आप वो गाड़ी लॉन्ग टाइम के लिए एक्सीडेंट वाली इंटरसेक्शन के ऊपर नहीं खड़ी कर सकते, बिल्कुल। सीए टाइम पे नहीं आ सकती, ओके, ऑल ओवर कनाडा अमेरिका सीए बहुत काम करती है ना, सीए गाड़ियाँ ठोक, आपकी मेनली आपकी सीए की मेंबरशिप वहाँ पे काम करती है, ओके, आप सड़क के किसी साइड में खड़े हो, आपका टायर फ्लैट हो गया जी, आपकी गाड़ी की की अंदर रहेगी, अब इंश्योरेंस, अब सीए आपको बोले कि ओके हम वी आर गोना कम इन 40 मिनट्स, आप वेट कर लोगे। आप खुद सोचो, अब एक्सीडेंट की सिचुएशन में आप पैनिक हो, आप अपनी गाड़ी को खिलरी कैसे छोड़ सकते हो खिंडी हुई को इंटरसेक्शन के ऊपर? बिल्कुल। वो तो पुलिस आके ही सीन के ऊपर से टो करवा देती है गाड़ी वहाँ पे, बिल्कुल। अगर वो बोले ना बंदा पुलिस को, नहीं मेरी सीए करके, पुलिस बोलते हैं अरे इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट, वी कांट ब्लॉक द जैम, वो जाम नहीं कर सकते पूरे रोड को, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं सर। सिटी के अंदर मेन रोड है,
तो एक्सीडेंट कहीं पे भी हो जाता है। सीए वर्क करती है पर वो ऐसा इंस्टेंट नहीं आती, वो टाइम लेती है, समटाइम्स 2 घंटे ले लेती है, 3 घंटे ले लेती है, कभी 1 घंटे में आ जाती है। अगर आप 1 घंटे तक एक्सीडेंट सीन पे नहीं खड़े रह सकते, बिल्कुल, तो उस हिसाब से चॉइसेस करनी होगी। उस हिसाब से आपको चॉइस मेक करनी पड़ेगी। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। सो विशाल, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, स्पेशली क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर बात नहीं होती कि कोई भी ये एक्सीडेंट है और ये प्लान नहीं होता, तभी इसको एक्सीडेंट कहते हैं, कोलिजन कहते हैं, क्योंकि किसी पर ये हो, किसी के साथ भी सकता है। नॉलेज इज दी पावर। मुझे इस बात की खुशी है कि इस एपिसोड के थ्रू जो चीज़ें सीखने को मिली, दैट्स गोना हेल्प सो मेनी पीपल। हमारी ग्लोबल देसी फैमिली के जो दोस्त हैं, दैट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, यू हैव शेयर्ड योर नॉलेज विद अस, दिस इज डेफिनेटली गोना हेल्प अस बिल्ड यू नो दिस रिलेशनशिप की आगे भी आने वाले टाइम में हम दोबारा किसी एपिसोड पे इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जॉनी भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने मुझे बताने, मेरा मेन कंसर्न यही था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, क्योंकि बंदों को पता ही नहीं है जी एक्सीडेंट के बाद होता क्या है। सो अच्छा है बंदों तक जाए, उनको पता लगे कि वो पहले से प्रिपेयर्ड रहें इन चीज़ों को लेके। गाड़ियों की इंश्योरेंस फुल करा के रखें, क्योंकि इंश्योरेंस भगवान है जी, इंश्योरेंस और लाइसेंस भगवान है आपका। सो दोस्तों, इस चीज़ को ज़रूर लिख लीजिए। आप जिस भी कंट्री में नई में मूव कर रहे हैं या आए हैं नए, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में उनकी इंश्योरेंस की टर्म्स को अच्छी तरह समझिए और ज़रूर उस हिसाब से अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके रखिए, ताकि आप किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंसे जो बाद में आप उस चीज़ को लेके पछताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा जो ग्लोबल देसी चैनल का सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, तो फिर भी आप पछताएंगे कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ पे फिर सर। तो अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हिट कीजिए बेल बटन। अगर आपने अब तक नहीं नोटिफिकेशंस को ऑन किया, उसके साथ साथ डिफरेंट ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको इस एपिसोड को आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट कंटेंट के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा जो इंस्पिरेशन रैकेट्स है उसकी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।